हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीएमसीएच पेपर के आंसर की के बारे में। इस पेपर से हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था पहले ही, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर भी हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं फटाफट सभी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द एज लिमिट अप्रूव्ड इन कोटप्पा बिल फॉर द सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स एंड सिगरेट्स इन अप्रूव्ड पैकेजिंग। ये है कोटप्पा, नोट कटप्पा। कटप्पा आपने बाहुबली के अंदर देखा होगा, लेकिन ये कोटप्पा भी आपको पढ़ना है। वो कटप्पा था, ये कोटप्पा है। अब कोटप्पा है क्या, उसको भी हम जानेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एज लिमिट पूछी गई है, जो कोटप्पा बिल है उसके अकॉर्डिंग जो टबैको प्रोडक्ट्स होते हैं और जो सिगरेट्स होते हैं उनकी पैकेजिंग वगैरह, मतलब कितनी एज तक कौन से कैंडिडेट है या फिर कितने एज तक के जो भी पर्सनस है वो इनको सेल वगैरह कर सकते हैं, इनके लिए कोटप्पा बिल बनाया गया है, जिसके अंदर क्या एज रखी गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर में कर देना है ऑप्शन सी 21 ईयर, 21 साल यहाँ पे एज रखी गई है कोटप्पा बिल के अंदर। अब जानते हैं कोटप्पा है क्या। The Government of India enacted in 2004 its Comprehensive Tobacco Control Law, the Cigarette and Other Tobacco Products Act 2003, यानी कोटप्पा। कोटप्पा का मतलब है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कोटप्पा की फुल फॉर्म आपको कभी भी पूछी जा सकती है। आगे देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू रिड्यूस टोबैको यूज। यानी कि ये जो कोटप्पा बिल बनाया गया या कोटप्पा जो एक्ट बनाया गया, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी टोबैको के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी सप्लाई प्रोडक्शन जो भी करते हैं, उनकी एज मिनिमम 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, 21 ईयर से अबव ही होनी चाहिए। इसका जो भी यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब यूज़ कम करने के लिए ये कोटप्पा एक्ट लागू किया था 2003 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू ए क्लाइंट रिसीविंग लिथियम सिट्रेट। द नर्स टेल्स द क्लाइंट टू डू व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू प्रिवेंट लिथियम टॉक्सिसिटी। यानी कि नर्स जो है वो इंस्ट्रक्ट करे किसी क्लाइंट को जो लिथियम सिट्रेट क्या कर रहा है, ले रहा है। अब आगे देखिए क्या पूछा गया है। द नर्स टेल द क्लाइंट, नर्स क्लाइंट से पूछती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिथियम टॉक्सिसिटी, यानी जो क्लाइंट है उसको बताती है कि लिथियम टॉक्सिसिटी से कैसे आप बच सकते हैं। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, अवॉइड बिकमिंग डिहाइड्रेटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दौरान आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होना है, मतलब एक्सरसाइज के बाद आपको वाटर वगैरह ड्रिंक करना है जिससे डिहाइड्रेटेड ना हो और इसकी वजह से लिथियम की टॉक्सिसिटी ना हो। तो लिथियम की टॉक्सिसिटी से बचने के लिए आपको क्या करना है, अवॉइड करना है बिकमिंग डिहाइड्रेटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अगर आप पे डिहाइड्रेटेड है और फिर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट्स स्टैंड्स फॉर, ये तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए। ऑप्शन जो और है वो आप देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ डेंगू। डेंगू के स्प्रेड होने के पीछे किसका हाथ है, या फिर इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है जो डेंगू कॉज करता है। दोस्तों ये अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया था डेंगू ने अभी, लेकिन अभी फ़िलहाल वापस ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। बहुत ज़्यादा फैल रहा है ये ओमिक्रॉन, लेकिन डेंगू भी कुछ से बीच में टांग अड़ा रहा था। तो ये इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होता है, ये आपको पूछा गया है। ये आप सभी को पता होगा, एडिस मॉस्किटो जो होते हैं वो डेंगू कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गोल नंबर 1। SDG आपने सुना होगा, SDG के अंदर टोटल 17 गोल बनाए गए हैं। कितने, 17 गोल बनाए गए हैं। और जो GMCH का पेपर हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया था गोल नंबर फर्स्ट। गोल नंबर फर्स्ट क्या था SDG के जो 17 गोल है उनमें से। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। ये क्या है, SDG का
फर्स्ट गोल है। दोस्तों मैं आपको टोटल जो 17 गोल्स बनाए गए हैं एसडीजी के अंदर वो कंप्लीट मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आपको आगे इसमें से कोई भी गोल नंबर 5 आपको पूछ ले, गोल नंबर 6 आपको पूछ ले, गोल नंबर 12 आपको पूछ ले। इस प्रकार से जिस प्रकार से इस जेएमसीएच में क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार से आपको आगे भी पूछा जा सकता है। देखिए पहला गोल क्या है, नो पॉवर्टी। यहाँ पर क्या है, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। तो ये क्या है, फर्स्ट गोल है। और यहाँ फर्स्ट गोल क्या है, नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं रहनी चाहिए। नो हंगर, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सभी की हेल्थ अच्छी हो। नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन, सभी को अच्छी एजुकेशन मिले। नेक्स्ट है जेंडर इक्वलिटी, बिल्कुल जेंडर इक्वलिटी भी होना चाहिए। ये एसडीजी के अंदर भी लिखा है। ये एम्स को नहीं पता है कि 80-20 रखना है कि नहीं रखना है, लेकिन एसडीजी के अंदर गोल नंबर 5 पे यही है कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 80-20 का रेशियो कर दे, ये क्या है, बिल्कुल सरासर गलत है। नेक्स्ट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट रिड्यूस इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट लाइफ बिलो वाटर। नेक्स्ट लाइफ ऑन लैंड। नेक्स्ट है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एंड लास्ट वन है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये कुल एसडीजी के अंदर 17 गोल बनाए गए हैं। सभी को ध्यान में रखना है कि कौन सा गोल कहाँ पे है और इनमें से कोई सा भी आपको एक गोल पूछा जा सकता है, जिस प्रकार से जीएमसीएच 2019 के पेपर में अभी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन विथ स्किज़ोफ्रेनिया वॉज found to repeat whatever words the psychiatric nurse was speaking. This behavior can be labeled as, यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे मतलब एक पेशेंट है जो स्किज़ोफ्रेनिया का है और वहाँ पे नर्स उसको केयर प्रोवाइड कर रही है या फिर उसको कुछ बता रही है, लेकिन वो जो साइकेट्रिक पर्सन है, जो स्किज़ोफ्रेनिया का जो पर्सन है, वो उसी वर्ड्स को वापस क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे कि नर्स ने कहा तुमने खाना खाया, तो वो भी क्या बोलेगा कि तुमने खाना खाया, यानी कि रिपीट वर्ड कर रहा है। जैसे नर्स बोल रही है वैसे ही वो पेशेंट बोल रहा है। तो इस टर्म को क्या कहते हैं, ये आपको डायरेक्टली पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है इको ले लिया। क्या करना है, इको ले लिया। क्या होता है इकोप्रेक्सिया, न्यूरोलॉजिज्म एंड वर्ड सलाद, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया को और किस नाम से जाना जाता है, इकोकाइनेसिस। ध्यान रखिएगा, इकोप्रेक्सिया को वर्ड यानी इकोप्रेक्सिया वर्ड ना देकर आपको इकोकाइनेसिस वर्ड भी दिया जा सकता है। तो इकोप्रेक्सिया को इकोकाइनेसिस भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है इज द इनवॉल्युंटरी रिपीटेशन और इमिटेशन ऑफ अनदर पर्सनस एक्शन। यानी इकोप्रेक्सिया का मतलब है कोई पर्सन जैसी एक्टिविटी कर रहा है वैसी ही एक्टिविटी उस साइकेट्रिक पर्सन करेगा। मतलब कोई भी योगा कर रहा है या फिर डांस कर रहा है तो साइकेट्रिक पर्सन भी वैसे ही करेगा। तो वो क्या है, इकोप्रेक्सिया। इको ले लिया का मतलब है वो रिपीट तो कर रहा है लेकिन वो वर्ड्स को रिपीट कर रहा है, जो बोल रहा है उसका वापस वो रिपीट करके उन्हीं वर्ड्स को बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड सलाद। वर्ड सलाद और इसकी जो फ्रेजिया, यानी कि इसको इसकी जो फेजिया भी कहते हैं, वर्ड सलाद को इसकी जो फेजिया भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसकी जो फ्रेनिया के अंदर ही आता है। is a confused or unintelligible mixture of seemingly random words and phrases most often used to describe a symptom of a neurological or mental disorder. वर्ड सलाद का मतलब है ऐसे वर्ड्स यूज़ करना या फिर ऐसे वर्ड्स को काम में लेना जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। यानी कि बात कर रहे हैं मैच की और वो मैच के अंदर बॉलीवुड टॉलीवुड जो भी है सब कुछ वो मिक्स कर रहा है, कभी स्टोरी डाल रहा है कभी जोक डाल रहा है। तो ये क्या है, वर्ड सलाद, मतलब सब कुछ मिक्स उसने कर दिया है। तो ये जो मोस्टली साइकेट्रिक पर्सन्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। यानी ये अगर किसी भी पर्सन ऐसा कुछ कर रहा है, वर्ड सलाद कुछ बना रहा है, तो समझ जाइए कि उस पर्सन को क्या हो रखा है, न्यूरोलॉजिकल या फिर मेंटल डिसऑर्डर हो रखा है। ये किसका सिम्टम है, न्यूरोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम ए 10 फीट लेडर ए पेशेंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कोई पर्सन है जो 10 फीट ऊंचाई से गिरा है और वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर अभी एडमिट हुआ। आगे देखिए, द पेशेंट इज अलर्ट, रिपोर्ट्स बैक पेन एंड डिफिकल्टी मूविंग द लोअर एक्सट्रीमिटीज, विच एडिशनल ऑब्जर्वेशन इज एन इंडिकेशन द पेशेंट मे बी एक्सपीरियंस न्यूरोजेनिक शॉक।
देखिए जो पेशेंट गिरा है और जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है वो पेशेंट क्या है, अलर्ट है और वो बता रहा है कि मेरे को बैक पेन हो रहा है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को हिलाने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, उनको घुमाने में या मूव कराने के अंदर दिक्कत हो रही है, तो ये डिफ़िकल्टी भी बता रहा है। ये कुछ उसने बता दी। अब देखिए आपने क्या किया, फिर एडिशनल ऑब्जर्वेशन आपको करना है। क्या करना है आपको, एडिशनल ऑब्जर्वेशन करना है। और जो आप यानी कि पेशेंट से आप सुन रहे हैं या पेशेंट ने जो प्रॉब्लम्स बताई है वो किसको इंडिकेट कर रही है, न्यूरोजेनिक शॉक को। तो आप बताइए अब इस पर्सन को और क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन बी, ब्रेडी कार्डिया, ब्रेडी कार्डिया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट ए पेशेंट हु इज टू रिसीव डाइजोक्सिन या लिनोक्सिन टू रिपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट। कोई भी पर्सन है जिसको आप डाइजोक्सिन दे रहे हैं और उस पेशेंट को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जब आप डाइजोक्सिन ये टैबलेट आप लोगे तो आपको कौन सा साइड इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों आपको उसको बताना है। तो आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, सेंसिटिविटी टू सनलाइट। आप जब जब आप सनलाइट के अंदर जाएंगे या फिर धूप के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे एलर्जी होगी, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कुछ अपने चुभ रहा है। तो ये आपको बताना है कि जब आप डाइजोक्सिन लेते हैं तो जब आप सनलाइट की तरफ जाते हैं तो आपको सेंसिटिविटी या फिर एलर्जी जैसी सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे। तो ये क्या है, डाइजोक्सिन का साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से आपको मैच करना है। यहाँ पे कुछ कॉर्ड्स दिए गए हैं, कुछ कॉर्ड्स आपको दिए गए ए बी सी डी। ये है ए बी सी और डी। यहाँ पे इनके सामने क्या है, इनकी मतलब जो डेफिनेशंस आपको यहाँ पे दे रखी है इनको करेक्ट मैच करना है कि ये जो फर्स्ट डेफिनेशन वो किसकी है, सेकंड किसकी है, ऐसे आपको मैच करना है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। फर्स्ट देखिए, नंबर ऑफ न्यू केसेस दैट अकर्स ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो आप सभी को पता होगा जो भी न्यू केसेज होते हैं उनको जो भी न्यू केसेज फाइंड आउट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स इन गिवन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर जो भी डिजीज़ है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, एपिडीमियोलॉजी। क्या कहलाता है, एपिडीमियोलॉजी। दोस्तों जो बी है उसका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ केसेज इन पॉपुलेशन इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो भी केसेस फाइंड आउट हो रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्रिविलेंस। क्या बोलते हैं उनको, प्रिविलेंस। नेक्स्ट एक ग्रुप ऑफ और क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स दैट अकर्स टुगेदर, यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। तो इसका जो डी है उसका क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये इस प्रकार से आपको जो भी डेफिनेशंस आपको दे रखी थी उनको मैच करना था। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एन ऑब्सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑब्सेशन को डिस्क्राइब नहीं करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए 1 2 3 4। यहाँ पे आपको मैच करने मतलब कौन सा डिस्क्राइब नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी डी है, उनमें से आपको करेक्ट मैच करना है एक। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी 1 3 एंड 4। जो ऑप्शन फोर्थ है, समथिंग ए पर्सन एंजॉयज डूइंग एंड टॉक अबाउट कंस्टेंटली, ये क्या है, बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑब्सेशन को ये डिस्क्राइब नहीं करता है। नेक्स्ट जो सेकंड थर्ड ऑप्शन है ये भी इसको डिस्क्राइब नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन है ये भी इसको डिस्क्राइब नहीं करता है। लेकिन ऑब्सेशन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ऑप्शन सेकेंड, एन अनवांटेड थॉट दैट ए पर्सन फाइंड इंस्ट्रूसिव एंड डिस्ट्रेसिंग। नहीं, ऑब्सेशन होना, ऑब्सेशन का मतलब है कि अनवांटेड थॉट का जनरेट होना। बार बार किसी पर्सन ने लॉक लगाया लेकिन वो बार बार उस लॉक को देख रहा है कि मैंने लगाया कि नहीं लगाया, ये क्या है, ऑब्सेशन है। तो इसको सिर्फ ऑप्शन सेकंड ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन बी, बाकी जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर द थ्री टाइप्स साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। यहाँ पे जो आपको नीचे तीन इन्वेस्टिगेशंस दिए गए हैं कौन कौन से, फर्स्ट है फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, नेक्स्ट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्स पोस्ट फैक्टो फील्ड स्टडीज। ये तीन इन्वेस्टिगेशन के आपको नाम दिए गए हैं, लेकिन आगे पूछा क्या गया है वो देखिए। If the above investigations are arranged in a descending order in terms of researchers' ability to control secondary variance, the typical order would be।
जो 3 आपको इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पे दिए गए हैं उनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको यहाँ पे मैच करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको मैच करना है। जो रिसर्चर होगा वो किस प्रकार से मतलब एग्जामाइन करेगा या फिर कौन से इन्वेस्टिगेशंस करेगा, जिसको आपको क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है अरेंज करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए 213, यानी कि सबसे पहले आएगा 2, यानी कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स सबसे पहले करेगा। उसके बाद में क्या करेगा फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद होगा फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद होगा एक्स पोस्ट फैक्ट ऑफ फील्ड स्टडीज। ये नाम से ही पता चल रहा है एक्स पोस्ट है, तो ये तो सबसे बाद में ही होना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ ए ब्लड प्रेशर ऑफ 180 by 130 mmHg, हेडेक एंड कन्फ्यूजन, विच एडिशनल फाइंडिंग इज कंसिस्टेंट विथ ए डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। देखिए एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर एक पर्सन आया है जिसका ब्लड प्रेशर कितना है 180 by 130 mmHg, यानी कि हाइपरटेंशन उसको खतरनाक हो रखा है। अब उसको हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और कन्फ्यूजन में है, मतलब वो पर्सन कन्फ्यूजन में है, वो पहचान नहीं पा रहा है कि मेरे साथ कौन है या फिर मैं कहाँ पे हूँ कहाँ कुछ, मतलब वो कन्फ्यूजन के अंदर है। तो ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है, लेकिन अब आपको पूछा गया है कौन सी एडिशनल फाइंडिंग आप यहाँ पे पता करोगे कि इस हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जिसको आप बोल सकते हैं, कौन सी फाइंडिंग आपको ऐसी नज़र आएगी जिसको आप बोल सकते हैं कि ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हुई है। हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो सकता है रेटिनोपैथी, क्या होगा रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी होना ये होती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ये हाइपरटेंशन की वजह से भी होती है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of these assessment findings would the nurse expect to identify as an early clinical characteristics of multiple sclerosis। देखिए जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग है जिसे आप पता लगा सकते हैं या फिर जिसे हम पता लगा सकते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसको हुआ है, अर्ली डायग्नोस कैसे हम कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है तो सबसे पहले क्या आपको सिम्टम्स नजर आएंगे उस पर्सन के अंदर, तो दोस्तों आपको बताना है ऑप्शन सी विजन लॉस। क्या होगा सबसे पहले विजन लॉस, अगर विजन लॉस हो रहा है तो समझ जाइए उसको क्या हुआ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। लेकिन ये क्या है एक अर्ली क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक है, क्या है अर्ली क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक, जब आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद ही पता चल पाएगा बाकी तो कि इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का क्या है ये अर्ली क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक। बाकी इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। वन ऑफ द मोर ऑब्वियस फर्स्ट साइन ऑफ एमएस इज ए प्रॉब्लम विथ विजन नॉन एज ऑप्टिक न्यूराइटिस। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो देखने को मिलती है वो क्या होती है विजन की प्रॉब्लम होती है, विजन की प्रॉब्लम होती है जिसे क्या कहते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। दोस्तों यहाँ पे विजन लॉस की जगह आपको ऑप्शन में मिल सकता है ऑप्टिक न्यूराइटिस, और 2-3 कंडीशंस मतलब सिम्टम्स आपको देंगे और आपको वहाँ पे चूज करना होगा, तो दोस्तों आपको फिर ऑप्टिक न्यूराइटिस वहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए, a patient who has a history of chronic bronchitis is admitted to a medical unit. The nurse notes a red blood cell count is elevated. Which of these is likely contributing factor to this lab result in this patient? एक पेशेंट आया जिसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रखा है और वो मेडिकल यूनिट के अंदर क्या है एडमिट है। अब नर्स जब उसको या फिर उसकी जो लैब की जो वैल्यूज़ है उनको जब देखती है तो उसकी जो लैब वैल्यूज़ में आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल काउंट है वो बढ़ी हुई मिलती है। अब आगे देखिए क्या पूछा गया है, जो लैब का रिजल्ट है, जो पेशेंट की लैब का रिजल्ट है वो किससे कंट्रीब्यूट कर रहा है ये आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए क्रॉनिक हाइपोक्सिया। किसका पेशेंट है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का, तो सीधी सी बात है हाइपोक्सिया उस पर्सन को होगा, हाइपरकैपनिया बिल्कुल भी नहीं होगा, और जो डिक्रीज फ्लूइड इनटेक है वो भी नहीं होगा, इनसेंसिबल वाटर लॉस आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर पेशेंट है ब्रोंकाइटिस का तो सीधी सी बात है ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन है तो सीधी सी बात है यहाँ पे हाइपोक्सिया होगा, क्या होगा हाइपोक्सिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाइपरकेपनिया, एक चीज़ और मैं अब आपको बता देता हूँ। हाइपरकेपनिया का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के अंदर बढ़ जाना। ब्लड स्ट्रीम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना, बिल्डअप होना, क्या कहलाता है, हाइपरकेपनिया। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि हाइपोकेपनिया क्या होता है, हाइपोकेपनिया क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना हाइपोकेपनिया कहलाता है, और हाइपरकेपनिया का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेशेंट हैज रिसेंटली बीन डायग्नोस्ड विथ ल्यूकेमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू सी गिवन दिस डायग्नोसिस। एक पेशेंट है जो रिसेंटली क्या हुआ, डायग्नोस हुआ है, किस बीमारी से, ल्यूकेमिया की बीमारी से, यानी कि उसको कैंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, कौन से सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर नजर आएंगे जब आप उस पेशेंट का क्या करोगे, डायग्नोस करोगे। दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फर्स्ट, ब्रूइजिंग, फैटिग एंड बोन पेन। अगर किसी पर्सन को ल्यूकेमिया हुआ है तो उसमें कौन से सिम्टम्स नजर आएंगे, ब्रूइजिंग, फैटिग एंड बोन पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a pediatric patient has been diagnosed with right lower lobe pneumonia. Upon auscultation of this lungs field, the nurse would expect to hear which a breathe sound. देखिए पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर एक पेशेंट एडमिट हुआ है और वो डायग्नोस हुआ है लोअर लोब, राइट लोअर लोब न्यूमोनिया। तो जो राइट लोअर लोब है उसके अंदर निमोनिया उस पर्सन को हो रखा है, उस बच्चे को हो रखा है। पीडियाट्रिक यूनिट है, पीडियाट्रिक पेशेंट है, तो सीधी सी बात है बच्चा ही है। अब यहाँ पे जब आप ऑस्कल्टेट करते हैं लंग्स फील्ड को, जब आप क्या करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ पे कैसी ब्रीथ साउंड आपको सुनाई देगी। पेशेंट को क्या हो रखा है, उस बच्चे को क्या हो रखा है, लोअर लोब, राइट लोअर लोब न्यूमोनिया, तो कैसी ब्रीथ साउंड आपको वहाँ पे सुनाई देगी, ये आपको डायरेक्टली पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, क्रैकल्स साउंड। कौन सी साउंड, क्रैकल्स साउंड आपको वहाँ पे सुनाई देगी। नेक्स्ट यहाँ पे रॉन्ची साउंड का मतलब होता है ए लो पिच ब्रीथ साउंड, यानी कि इसकी जो पिच होती है वो कैसी होती है, लो पिच होती है। ये जो साउंड होती है रॉन्ची, वो कैसी होती है, लो पिच्ड ब्रीदिंग साउंड। ये मेनली एक्यूट ब्रोंकाइटिस और COPD के पेशेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्रैकल्स, ए हाई पिच्ड ब्रीथ साउंड। ये जो क्रैकल्स साउंड है वो हाई पिच्ड ब्रीदिंग साउंड होती है, जो न्यूमोनिया और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स के अंदर आपको सुनने को मिलेगी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट है विजिंग साउंड। विजिंग साउंड का मतलब होता है हाई पिच्ड विस्लिंग साउंड कॉज्ड बाय नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स। ये देखिए क्रैकल साउंड है वो भी क्या है, हाई पिच्ड साउंड है, लेकिन विजिंग साउंड भी क्या है, हाई पिच्ड साउंड है। लेकिन विस्लिंग साउंड यानी सीटियाँ और बजेगी, सीटी जो बजती है उसके जैसे आपको यहाँ पे हाई पिच के साथ में ऐसी साउंड्स आपको सुनाई दे तो समझ जाना वो क्या है, विजिंग साउंड है। और ये क्यों होती है, जो ब्रोंकियल्स ट्यूब है उनका क्या हो जाता है, नैरोविंग, यानी कि वो सिकुड़ जाती है, और नैरो होने की वजह से विस्लिंग साउंड्स होती है और हाई पिच साउंड आपको सुनाई देती है। और ये जो विजिंग साउंड है वो अस्थमा और COPD के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, यानी मेनली जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर विजिंग साउंड्स आपको सुनने को मिलेगी। नेक्स्ट स्ट्रिडर, स्ट्रिडर यानी कि ए वाइब्रेटरी साउंड्स कॉज्ड बाय नैरोइंग ऑफ द अपर एयरवे। जो अपर एयरवे है उसका नैरो हो जाने से, उसके नैरो हो जाने से वाइब्रेटरी साउंड्स, जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है उस प्रकार की साउंड आपको सुनाई दे तो समझ जाना वो कौन सी साउंड है, स्ट्रिडर साउंड है। ये मेनली टॉन्सिलाइटिस, एपिग्लोटाइटिस एंड क्रॉप यानी कि लेरिंगो ब्रेकाइटिस, ये इन कंडीशंस के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the nurse anticipates the following laboratory studies to assess the therapeutic effect in the client taking heparin intravenously। यानी कि जो कौन सी लेबोरेटरी स्टडी है जिसको नर्स क्या करेगी, पढ़ेगी, या फिर नर्स जो है वो एंटिसिपेट करेगी, जो भी लेबोरेटरी स्टडी है उनको असेस करेगी थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ टेकिंग। यानी कोई पर्सन हिपेरिन ले रहा है, कोई भी पर्सन हिपेरिन ले रहा है IV, तो उसमें कौन सी वो मतलब थेराप्यूटिक इफेक्ट को देखने के लिए कौन सी लेबोरेटरी स्टडी को जो है नर्स क्या करेगी, असेस करेगी। सीधी सीधी बात ये पूछी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इसको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी, APTT यानी कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, इसको आप बोलते हैं APTT। जो APTT की वैल्यू है उससे नर्स पता लगाएगी कि जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है हिपेरिन का वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स परफॉर्म्स प्री ऑपरेटिव टीचिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज़ टू हैव ए कैटरेक्ट सर्जरी। कोई पर्सन है जिसकी कैटरेक्ट सर्जरी होनी है और नर्स क्या कर रही है, प्री ऑपरेटिव टीचिंग, ऑपरेशन से पहले उसको कुछ बता रही है इस ऑपरेशन के बारे में, जो भी इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस दे रही है। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर,
विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द क्लाइंट सी शुड रेंडर। जो नर्स यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, वो नर्स इसको कौन सा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो उस क्लाइंट को बताएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, अवॉइड बेंडिंग फ्रॉम द वेस्ट। यहाँ पे सर्जरी कौन सी हो रही है, कैटेरैक्ट सर्जरी हो रही है। कौन सी सर्जरी, कैटेरैक्ट सर्जरी, मतलब आंख की सर्जरी हो रही है। तो उसको जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या होगा, अवॉइड बेंडिंग फ्रॉम द वेस्ट। आपको वेस्ट को बेंड नहीं करना है, वेस्ट को बेंड नहीं करना है, ये क्या करना है आपको, अवॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोटेंशियल सोर्स नहीं है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है प्रेस्क्राइब्ड मल्टीविटामिन्स। अगर आप किसी पर्सन को मल्टीविटामिन्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो ये क्या नहीं है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सोर्स नहीं है। एंटीबॉडीज रिसीव्ड इन रेस्पॉन्स टू डिजीज, किसी डिजीज के होने के बाद में जो इम्यूनिटी बनती है वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एंटीबॉडीज रिसीव्ड फ्रॉम द मदर, जो मदर से बच्चे को जो इम्यूनिटी मिलती है वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एनिमल सीरम से जो आप इम्यूनिटी ले रहे हैं वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन आप कोई मल्टीविटामिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, ये क्या नहीं है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, nurse is assessing a pregnant client for the presence of ballotment. To make this determination the nurse does which of the following। देखिए नर्स जो है वो प्रेग्नेंट क्लाइंट की जो बेलॉटमेंट की जो प्रेजेंस है उसको क्या कर रही है, असेस कर रही है। आगे देखिए कौन सी वो डिटर्मिनेशन होगी जिससे नर्स को पता चल पाएगा बेलॉटमेंट का। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है, इनिशिएट ए जेंटल अपवर्ड टेप ऑन दी सर्विक्स। जो सर्विक्स है उसको जेंटली अपवर्ड टेप करना है, उसको क्या करना है, जनरली जो जेंटली अपवर्ड है वैसे आपको टैप करना है सर्विक्स को, तो आपको बेलॉटमेंट की प्रेजेंस का पता चल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the nurse is caring for a 10-year-old on admission to the burn unit. One assessment parameter that indicate the child has adequate fluid replacement is। एक 10 साल का बच्चा है जो अभी अभी एडमिट हुआ है बर्न यूनिट के अंदर, और बर्न यूनिट के अंदर अगर वो एडमिट हुआ है तो सीधी सी बात है वो उसको क्या हुआ है, बर्न हुआ है। वन असेसमेंट पैरामीटर, कौन सा वो एक असेसमेंट पैरामीटर है जो इंडिकेट करता है बच्चे के अंदर कि इसके अंदर एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट है, अननेरी आउटपुट ऑफ 30 ml पर हावर। अगर यूरिन जो है वो 30 ml पर हावर से कम आउटपुट हो रहा है तो सीधी सी बात है उस बच्चे के अंदर क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है बर्न की वजह से। ये एक ऐसा असेसमेंट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि डिहाइड्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, nurse is auscultated the heart of Anu, a 21-year-old female. Annie seeks a consultation for dizziness and easy fatigability. During assessment, the nurse identifies a mid to light systolic click followed to mid to light systolic murmur at the cardiac apex. The murmur gets louder when Annie stand up. Based on these findings, Anu is most likely considered for which of the following cardiac problems। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझने के लिए बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। नर्स जो है वो हार्ट को ऑस्कल्टेट कर रही है। पेशेंट का नाम है अनु जो 21 साल की एक महिला है। आगे देखिए एनी, वहाँ पे जब कंसल्टेशन मतलब अनी ने बताया है वहाँ पे कि मेरे को क्या हो रहा है, डिजीनेस हो रखी है और इजी फैटिजेबिलिटी, मतलब बहुत जल्दी मेरे को थकान आ जाती है, ऐसा कुछ उसने बताया है। ड्यूरिंग असेसमेंट, जब आप असेसमेंट करते हैं तो नर्स वहाँ पे जो सिस्टोलिक क्लिक फॉलोड बाय मिड टू लेट सिस्टोलिक मार्मर, यानी जो कार्डिक अपेक्स है, कार्डिक जो अपेक्स है वहाँ पे आपको सिस्टोलिक मार्मर साउंड सुनाई दे रही है। आगे देखिए क्या बोला है, द मार्मर गेट्स लाउडर, जो मार्मर साउंड है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। कब, जब जो पेशेंट है अनु वो स्टैंड अप हो रही है उस टाइम वो सिस्टोलिक मार्मर साउंड बढ़ रही है। तो ये फाइंडिंग आपको मिली है। तो अब आप बताएंगे कि इस पेशेंट को कौन सी कार्डिक प्रॉब्लम है, आपको बताना है कौन सी कार्डिक प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। जो मिट्रल वॉल्व है वो क्या हो चुका है,
प्रोलैप्स हो चुका है। तो ये जब कंडीशन होती है तो उसके अंदर जो सिस्टोलिक मर्मर साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। बैठे होते हैं तो भी मर्मर साउंड सुनाई देगी, लेकिन जब स्टैंड अप होंगे तो उस टाइम और ज़्यादा ये लाउडर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल डूइंग द ट्रेकियल सक्शन फॉर पेशेंट द सक्शन शुड बी अप्लाइड। यानी आपको ट्रेकियल सक्शन करना है किसी पेशेंट का, लेकिन आप सक्शन कब करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है आपको, ऑप्शन ए, ओनली व्हेन विड्रॉइंग द सक्शन कैथेटर। जब सक्शन कैथेटर है वो आप क्या करो, विड्रॉ। सक्शन कैथेटर से आपको क्या करना है, सक्शन करना है, लेकिन इसका जो सक्शन का मतलब सक्शन करने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 10 to 15 सेकेंड। मिनिमम 10 सेकेंड और मैक्सिमम 15 सेकेंड, इससे ज़्यादा सक्शन नहीं करते हैं। लेकिन सक्शन करने से पहले 100% ऑक्सीजन देना ज़रूरी होता है। पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देना ज़रूरी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स गिव्स ए डबल डोज ऑफ एसिटामिनोफेन, यानी कि टाइलिनॉल, ये क्या इसकी ब्रांड नेम है, टू ए क्लाइंट हु ओनली रिक्वायर्स अ सिंगल डोज, व्हाट इफ एनीथिंग मस्ट द नर्स डू। नर्स को क्या करना है, एसिटामिनोफेन की डबल डोज देनी है किसी पर्सन को, और उसके पास में क्या है, एक ही डोज है। तो अब यहाँ पे नर्स क्या करेगी, तो यहाँ पे देखिए जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी, रिपोर्ट द एरर एज सुन एज पॉसिबल। मतलब नर्स ने क्या कर दिया है, डबल डोज एसिटामिनोफेन की पेशेंट को दे दी है, हु ओनली रिक्वायर सिंगल डोज, लेकिन उसको चाहिए थी सिर्फ एक डोज। पेशेंट एक डोज ले रहा है और नर्स ने 2 डोज दे दिए। तो अब यहाँ पे नर्स सबसे पहले क्या करेगी, रिपोर्ट द एरर एज सुन एज पॉसिबल। ये जो आपने गलती की है इसकी इन्फॉर्मेशन आप जल्दी से जल्दी किसको बताएंगे, डॉक्टर को। तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है, जो आपने एरर किया है इसको एज सुन एज पॉसिबल आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन नेसेसरी फॉर ए ऑल पेशेंट्स विद द फोलिक कैथेटर इन प्लेस। जो भी पेशेंट्स होते हैं फोलिक कैथेटर वाले, उनको कौन सा प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन ज़रूरी होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, मेंटेन द ड्रेनेज ट्यूबिंग एंड कलेक्शन बैग बिलो ब्लैडर लेवल। जो भी फोलिक कैथेटर वाले पर्सनस होते हैं उनके अंदर जो ड्रेनेज ट्यूब होती है और जो कलेक्टिंग बैग होता है वो ब्लैडर लेवल से क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। ऐसा इनका क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। ये आपको यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट टेक्निक वाइल चेकिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पेशेंट। पेशेंट का आपको क्या करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो कौन सी टेक्निक करेक्ट रहेगी ये आपको पूछे गए। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, चारों में से आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकेंड। बिफोर द मेजरमेंट पेशेंट मस्ट रिमेन इन सिटिंग पोजिशन फॉर अबाउट 5 मिनट्स, द कफ मस्ट बी एट द लेवल ऑफ हार्ट। यानी कि पेशेंट की अगर आप बीपी ले रहे हैं तो सबसे पहले पेशेंट को सिटिंग पोजीशन 5 मिनट तक बिठाए रखना है ताकि वो रिलैक्स हो सके। फिर जो आप कफ लगा रहे हैं, जो कफ आप बांध रहे हैं उस पेशेंट के हैंड पे, वो आपको एट द लेवल ऑफ हार्ट आपको वो कफ जो है वो लगाना है। तो ये आपको बीपी लेने से पहले ये काम आपको दोनों करने हैं। ये जो टेक्निक है वो बिल्कुल सही है ब्लड प्रेशर लेने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस शुड द नर्स टेक टू यूज ए वाइड बेस्ड सपोर्ट व्हेन असिस्टिंग ए क्लाइंट टू गेट अप इन ए चेयर। कौन सा वो नर्सिंग एक्शन होगा जब किसी पर्सन को किसकी ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो पर्सन है वो चेयर पे है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, फेस द क्लाइंट, बेंड नीज एंड प्लेस हैंड्स ऑन क्लाइंट्स फॉर आर्म एंड लिफ्ट। यानी कि पेशेंट को क्या करना है, फेस द क्लाइंट, पेशेंट को देखना है, बेंड नीज, पेशेंट के जो नीज है उनको क्या करना है, बेंड करना है, प्लेस हैंड्स ऑन क्लाइंट फॉर आर्म एंड लिफ्ट। जो फॉर आर्म्स है उनको, जो हैंड्स है उनको क्या करना है, एक साथ, मतलब जिस प्रकार से चेयर पे पेशेंट को बिठा के लेके जाते हैं उसको प्रॉपर आपको उस पेशेंट को अच्छे से बिठाना ताकि वो कंफर्टेबल महसूस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग एन आर्टियोग्राम या फिर एंजियोग्राम आप इसको बोल सकते हैं, द पेशेंट सडनली सेज आई एम फीलिंग रियली हॉट। जब पेशेंट को क्या किया जाता है, एंजियोग्राम या फिर आर्टियोग्राम जिस पेशेंट का किया जाता है, तो पेशेंट सडनली बोलता है आई एम फीलिंग रियली हॉट, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्म महसूस कर रहा हूँ। ये कौन बोल रहा है, पेशेंट बोल रहा है। विच इज़ द बेस्ट रेस्पॉन्स, तो आपका सबसे पहला या फिर अच्छा रेस्पॉन्स क्या रहेगा। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी,
that feeling of warmth is normal when the dye is injected. It will last up to 20 seconds. ये पेशेंट को आपको बताना है। जब पेशेंट की एंजियोग्राम की जा रही है तो पेशेंट आपको क्या करेगा, अचानक से क्या कहेगा, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्म महसूस कर रहा हूँ। तो आपको पेशेंट को बताना है कि हमने क्या की है, डाई इंजेक्ट की है, और वो डाई जो इंजेक्ट की है इसी की ये क्या है, नॉर्मल ये नॉर्मली वर्क कर रही है वहाँ पे। ये इसकी नॉर्मल आपको जो फीलिंग है वो आपको पता चलेगी। ये लास्ट 20 सेकंड के लिए आपको गर्म लगेगा, उसके बाद वापस फिर से नॉर्मल आप हो जाओगे। तो ये आपको पहले पेशेंट को फिर बता देना है। पेशेंट आपको बताएगा, जब आप डाई इंजेक्ट करेंगे तो पेशेंट को तो गर्म महसूस होगा ही, तो पेशेंट को बताना है कि ये जो आपको डाई लगाई है अंदर, डाई जो इंसर्ट की है उसकी वजह से आपको ये हॉट फीलिंग हो रही है। ये 20 सेकंड के लिए रहेगी, फिर आप वापस नॉर्मल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स रिसीव्स रिपोर्ट एंड 4 क्लाइंट्स एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम हु शुड सी असेस फर्स्ट। पेशेंट के पास रिपोर्ट आई है कि आपके इमरजेंसी रूम के अंदर 4 पेशेंट जो है वो एडमिट करने हैं। तो नर्स सबसे पहले किसको असेस करेगी। देखिए 4 पेशेंट के आपको यहाँ पे कौन कौन से पेशेंट है, क्या क्या उनको हो रखा है या फिर क्या उनको चल रहा है, जो भी आपको कंडीशंस यहाँ पे दी गई उनमें से आपको फर्स्ट जो आपको असेस करनी है, फिर फर्स्ट जो पर्सन है जिसको आपको चूज करना है वो कौन सा होगा। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन ए, क्लाइंट विथ चेरी रेड स्किन हु हैज़ बीन वेटिंग 15 मिनट्स। देखिए एक पेशेंट है जिसकी चेरी रेड स्किन हो रखी है और 15 मिनट से वेट कर रहा है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, असेस करना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, क्लाइंट विथ ए ब्लड प्रेशर 180/76 ऑन 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन विया नेजल कैनुला। तो ये तो सीधी सी बात है, पेशेंट को ऑक्सीजन चल रहा है और ब्लड प्रेशर भी 180/76 है, तो ज़्यादा बढ़ा हुआ भी नहीं है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट यहाँ पे क्लाइंट वॉमिटिंग फ्रॉम ए हीरोइन ओवरडोज। किसी पर्सन को हीरोइन ओवरडोज हुआ और उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो उसको पहले देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्लाइंट विथ अस्थमा रिसीविंग ट्रीटमेंट फ्रॉम रेस्पिरेटरी थेरेपी। देखिए पेशेंट अस्थमा का है, हालांकि सीरियस पेशेंट तो ये भी है, लेकिन ये रेस्पिरेटरी थेरेपी का ट्रीटमेंट इसको चल रहा है, तो इसको भी बाद में हम देख सकते हैं। जो पहले आप देखेंगे वो क्या देखेंगे, रेड चेरी, यानी चेरी रेड कलर की स्किन किसी पर्सन की हो रखी है और 15 मिनट से वेट कर रहा है, इमरजेंसी रूम के अंदर है। सीधी सी बात है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर तो वही आएंगे जिनको इमरजेंसी होती है, तो यहाँ पे इस पर्सन को सबसे पहले देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज कैरिंग फॉर ए पेशेंट ऑन ए वेंटिलेटर विथ एन एंडोट्रेकियल ट्यूब इन प्लेस। What assessment data indicate the tube has migrated too far down the trachea? हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो किसी पेशेंट को कैरी कर रहा है जिसको ईटी ट्यूब लगी हुई है। असेसमेंट डाटा इंडिकेट, कौन से असेसमेंट डाटाज है जो इंडिकेट करते हैं कि जो ट्रेकिया से जो ट्यूब है वो माइग्रेट हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। जो लेफ्ट साइड है चेस्ट का, उस साइड से जो ब्रीथ साउंड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस फाइंड आउट से आप पता लगाएंगे कि जो ईटी ट्यूब है वो क्या हो चुकी है, वहाँ से माइग्रेट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर ऑर्डर्स जोफ्रान यानी कि ओंडासिट्रोन हाइड्रोक्लोराइड एट mg/PO TID. The pharmacy stands a 100 ml bottle labeled 4 mg teaspoons. How many ml should be given for each dose? यानी कि डॉक्टर ने ऑर्डर की है जो ओंडासिट्रोन हाइड्रोक्लोराइड है वो 8 mg पर ओरल TID दिन में 3 बार आपको देनी है। फार्मेसी पे आप जब गए तो 100 ml की बोतल वहाँ पे मिली जिसमें 4 mg टीस्पून की लेबल, यानी कि आप जो लेबल है वो क्या है, 4 mg पर टीस्पून। तो कितने ml आप उस पर्सन को डोज दोगे कि जिससे उसको कितने मिल जाए, 8 mg पर ओरली एक टाइम की मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, 10 ml। कितने दोगे आप, 10 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेशेंट हु हैज एक्सपीरियंस्ड ए स्ट्रोक इज बीइंग मॉनिटर्ड ड्यूरिंग द एक्यूट मैनेजमेंट फेज। द clinician notes that the patient's intracranial pressure is 30 mmHg. Which of the following interventions should be taken first? देखिए एक पेशेंट जो स्ट्रोक का है और उसका एक्यूट मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन उस पेशेंट में जब आप फाइंड आउट करते हैं लेबोरेटरी वैल्यूज़, तो जो उसका ICP है, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वो कितना है, 30 mmHg। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शन डी, राइज द हेड ऑफ द बेड टू
30 डिग्री, जो पेशेंट का हेड है उसको बेड से 30 डिग्री एलिवेट कर दीजिए। पेशेंट का क्या बढ़ा हुआ है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, क्या बढ़ा हुआ, आईसीपी। और अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो पेशेंट को फॉवलर पोजीशन या फिर सेमी फॉवलर पोजीशन आप प्रोवाइड करवा दीजिए। यही तो है, देखिए, राइज द हेड ऑफ द बेड टू 30 डिग्री, जो बेड है उससे हेड को 30 डिग्री आपको क्या करना है, एलिवेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ आर्टियल फिब्रिलेशन इन शेड्यूल फॉर ए लेफ्ट हिप hemi arthroplasty at 9 a.m. the health professional is administering at a.m. medications. Which of these medications order should the nurse to be concerned about? देखिए, एक पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री एट्रियल फिब्रिलेशन की और उसकी शेड्यूल क्या हो रखा है, उसको लेफ्ट हिप हेमी आर्थ्रोप्लास्टी होनी है 9 बजे। जो हेल्थ प्रोफेशनल है उन्होंने एडमिनिस्टर की है 8 बजे मेडिकेशंस, 8 बजे जो भी मेडिकेशंस उसको देनी थी वो मेडिसिन एडमिनिस्टर कर दिए। विच ऑफ दिस मेडिकेशंस, जो भी मेडिकेशंस का जो ऑर्डर है वो नर्स कैसे कंसल्ट करेगी। ऑप्शंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन एंटीकोगुलेंट सबक्यूटेनियसली। यानी कि पेशेंट का ऑपरेशन होना है तो लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन जो एंटीकोगुलेंट है वो सबक्यूटेनियसली देना है। जो 8 बजे आपने जो मेडिकेशन प्रोवाइड की है, 9 बजे उसका ऑपरेशन होने वाला है, तो ये जो आपको मेडिसिन देनी थी वो आपको 8 बजे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज असिस्टिंग ए डॉक्टर विद द रिमूवल ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू। एक जो नर्स है वो असेस कर रही है, जो डॉक्टर है वो सेंट्रल विनस कैथेटर को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, कौन, नर्स। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी, परफॉर्म द वॉल्सल्वा मैन्यूअर एज द कैथेटर इज पुल्ड। अगर कैथेटर पुल नहीं हो पा रहा है तो वॉल्सल्वा मैन्यूअर आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। यानी कैथेटर पुल करने के लिए वॉल्सल्वा मैन्यूअर आपको परफॉर्म करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग एन असेसमेंट of a patient abdomen and pulsating abdominal mass is noted by the nurse, which of the following should be the nurse नेक्स्ट एक्शन। देखिए, नर्स जो है वो पेशेंट के जो एब्डोमन है उसको असेस कर रही है, वहाँ पे पल्सेटिंग एब्डोमिनल मास जो है वो उस नर्स को क्या होता है, फील होता है। तो नर्स का सबसे पहला या फिर आगे का जो काम होगा वो क्या होगा, ये आपको पूछा गया। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, असेस फीमोरल पल्स। जो फीमोरल पल्स है उसको भी आपको असेस कर लेना है कि कितनी क्या पल्सेज आ रही है फीमोरल पल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when examining a patient with abdominal pain the nurse in charge should assess। देखिए, जब पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं तो पेशेंट बोल रहा है कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है, नर्स जो इंचार्ज है वो क्या असेस कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, द सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट लास्ट। क्या है, सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट लास्ट, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the nurse is caring for a patient with cervical cancer. The nurse notes that the client implant has been dislodged. Which of the following actions should the nurse take first? नर्स जो है वो कैसे पेशेंट को कैरी करे जिसको सर्वाइकल कैंसर हो रखा है। सर्वाइकल इम्प्लांट हो रखा था उस मतलब नर्स ने नोट किया है कि उसको सर्वाइकल इम्प्लांट भी हो रखा था, लेकिन वो क्या हो चुका है, डिसलॉग हो चुका है, वो वहाँ से हट चुका है। तो नर्स यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगी ये आपको पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, pick up the implant with long handled forceps and place it in a lead container। जो इम्प्लांटेशन हो रखा था उसको क्या करना है, पिकअप कर लेना है। वो डिसलॉग तो हो ही चुका है तो उसको बाहर निकालना है। लॉन्ग हैंडल्ड जो फोर्सेप्स होती है उसके माध्यम से, और उसको लेड कंटेनर के अंदर रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A 68-year-old woman diagnosed with thrombocytopenia due to acute lymphocytic leukemia is admitted to the hospital. The nurse should assign the patient to। देखिए, यहाँ पे जो पेशेंट है वो किसका है, ल्यूकेमिया का है, और 68 साल का पेशेंट है और वुमेन है जो डायग्नोस हुई है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से, और ड्यू टू एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्योंकि उसको एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हो गया था उसकी वजह से उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो गया है और वो हॉस्पिटल के अंदर क्या है, एडमिट है। तो नर्स यहाँ पे क्या असाइन करेगी उस पेशेंट को। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड रूम सो शी विल नॉट बी इन्फेक्टेड बाई अदर पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, उसको ब्लड का पहले ही इन्फेक्शन हो रखा है, उसको ल्यूकेमिया हुआ था यानी कि उसको कैंसर हुआ था ब्लड का, तो उसको क्या करना है, उसको एक प्राइवेट रूम प्रोवाइड करना है उस पेशेंट को।
ताकि उसको क्या नहीं हो, इन्फेक्शन ना हो किसी भी पर्सन से, किसी भी अदर पेशेंट से, या फिर कोई भी अदर जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनसे किसी प्रकार का उसको क्या ना हो, इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नर्सिंग एक्शन इज एसेंशियल व्हेन प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस एंड एंट्रल फीडिंग, यानी कि कौन सा नर्सिंग एक्शन क्या होगा, एसेंशियल होगा जब आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस एंट्रल फीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड। जब आप एंट्रल फीडिंग किसी पर्सन को करवा रहे हैं कंटिन्यूस, तो पेशेंट का क्या करना है, जो हेड है वो बेड पे एलिवेट कर देना है। ये आपका क्या है यहाँ पे, एसेंशियल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ए पर्सनस बॉडी मास इंडेक्स BMI। BMI का आपको करेक्ट फार्मूला पूछा गया है, ये 2020 के एम्स नोसेट के पेपर में भी पूछा गया था। देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, ऑप्शन बी, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। यानी कि वेट किसमें, केजी में, अपॉन हाइट जो है वो किसमें, मीटर में, साथ में क्या है, स्क्वायर। ये क्या होता है, BMI का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एक्शन बाय द नर्स इन चार्ज इज एसेंशियल व्हेन क्लीनिंग द एरिया अराउंड द जैक्सन प्रेट वुंड ड्रेन। देखिए जो नर्स इंचार्ज है उसका क्या एसेंशियल वर्क होगा, यानी जब आप क्या कर रहे हैं, जैक्सन प्रेट जो वुंड ड्रेन लगा हुआ है उसकी क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, उस एरिया को आप क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो आपका क्या एक्शन होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, क्लीनिंग फ्रॉम द सेंटर टुवार्ड्स आउटवर्ड्स इन ए सर्कुलर मोशन। जो आप क्लीन कर रहे हैं जैक्सन प्राट वुंड ड्रेन जहाँ पे लगा हुआ है उस साइड पे आप जब आप क्लीन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, जो सेंटर है उससे आउटवर्ड, यानी कि जैसे कि ये सेंटर है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जैक्सन प्राट वुंड ड्रेन लगा हुआ है, तो यहाँ से आपको क्लीन करते करते ऐसे बाहर की तरफ आपको चलना है। ऐसे नहीं है कि बाहर से आप क्लीन करते 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 आप अंदर आ रहे हैं, तो यानी कि जो भी इन्फेक्शन साइड में लगा हुआ था उसको आप अंदर लेके जा रहे हैं। ऐसे आप यहाँ से साफ करते करते जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है जो भी यहाँ पे लगा हुआ था, जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी थे, मतलब जो भी कुछ इन्फेक्टेड पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, बाहर हो गए। इस प्रकार से आपको सर्कुलर मोशन के अंदर आपको क्या करना है, क्लीन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a patient is to receive 3000 ml of 0.9 ml and ACL IV in 24 hours. The intravenous site delivers 15 drops per milliliter. The nurse should regulate the flow rate so that the patient receives how many drops of fluid पर मिनट। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक पेशेंट है जिसको 3000 ml 0.9% NaCl IV आपको देना है 24 आवर्स के अंदर अंदर, और जो IV सेट इंट्रावेनस जो सेट है वो कितना आपको करना है, 15 ड्रॉप पर ml आपको यहाँ पे दे रखा है। अब आप कितना क्या फ्लो रेट रखोगे जिससे ये 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, ऑप्शन सी 31। जो भी यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस जो भी मतलब कैलकुलेशन के आ रहे हैं, फार्मेकोलॉजी के जो भी कैलकुलेशन के आ रहे हैं, उनको एक अलग वीडियो के अंदर जब आपको कैलकुलेशन की जो वीडियो बनाई जाएगी उसके अंदर ये क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, nurse can minimize agitation in a disturbed client by। नर्स जो है एजिटेशन को क्या करना चाहती है, मिनिमाइज करना चाहती है, तो क्लाइंट किस प्रकार से वो डिस्टर्ब होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, लिमिटिंग अननेसेसरी इंट्रैक्शंस। अगर आप एजिटेशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अननेसेसरी जो भी इंट्रैक्शंस होते हैं उनको क्या करना होगा, लिमिट में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, physical assessment is being performed by a nurse during the abdominal examination. Nurses should perform the four physical examination technique in which sequence। देखिए नर्स जो है वो क्या कर रही है, फिजिकल असेसमेंट कर रही है, और क्या करेगी, वो एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करेगी। 4 टेक्निक आपने पढ़ी होगी फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, तो किस सीक्वेंस में एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करेगी ये आपको पूछा गया। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, ऑप्शन ए, auscultation immediately after inspection and then precaution and palpation। सबसे पहले होता है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के बाद में होता है ऑस्कल्टेशन, उसके बाद में परकोशन एंड पाल्पेशन। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला है, ऑस्कल्टेशन इमीडिएटली आफ्टर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के बाद में जस्ट इमीडिएटली आपको क्या करना है, ऑस्कल्टेट करना है, ऑस्कल्टेट करने के बाद में क्या करना है, परकोशन करना है, उसके बाद में क्या करना है, पाल्पेशन करना है। लेकिन जब ऐसे बोल देते हैं ना, इमीडिएटली आफ्टर इंस्पेक्शन या फिर फॉलोड बाय इंस्पेक्शन, इस प्रकार से आपको जो बोलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और करेक्ट आंसर को आप गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऑस्कल्टेशन के यानी इंस्पेक्शन के बाद में क्या होगा, ऑस्कल्टेशन। तो यहाँ पे लाइन तो वही है, ऑस्कल्टेशन इमीडिएटली आफ्टर इंस्पेक्शन, बस आपको सिर्फ
यहाँ पे मतलब कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से लाइन दी जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाइंट हैज जस्ट रिटर्न टू ए नर्सिंग यूनिट आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन परफॉर्म्ड यूजिंग द फीमोरल आर्टरी, द नर्स प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन। जो क्लाइंट है वो नर्सिंग यूनिट के अंदर अभी अभी आया है, उसको कार्डियक कैथेटराइजेशन मतलब लगा है, तो नर्स यहाँ पे कौन सी पोजीशन उस पेशेंट को देगी। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, बेड रेस्ट विथ हेड एलिवेशन एट 30 डिग्री। यानी कि जो भी पर्सन आया है कार्डियक कैथेटराइजेशन वाला, उसको क्या करना है, बेड रेस्ट देना है और साथ में जो हेड है उसको 30 डिग्री एलिवेट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर असेसिंग द क्लाइंट्स द नर्स फॉर्मुलेट्स द फॉलोइंग डायग्नोसिस, प्लेस देम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड एज हाई लिस्टेड फर्स्ट। देखिए यहाँ पे नर्स जो है वो एक पेशेंट को क्या कर रही है, असेस कर रही है। यहाँ पे कुछ आपको क्या दिए गए हैं, यहाँ पे आपको कुछ डायग्नोसिस दिए गए हैं या फिर सिम्टम्स आपको दिए गए हैं, जिनको आपको क्या करना है, क्लासीफाई, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको एक ऐसे ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा सिम्टम है जो ज़्यादा मतलब हाई क्लासीफाइड किया गया है, इस प्रकार से आपको एक ऑर्डर में जचाना है। जैसे जैसे पहले है कॉन्स्टिपेशन, नेक्स्ट है एंटिसिपेटेड ग्रेविंग, नेक्स्ट इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, नेक्स्ट है इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सबसे पहले जो आपको करेक्ट करना होता है वो क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। अगर पेशेंट एयर अच्छे से नहीं ले पा रहा है, वो अपनी जो रेस्पिरेशन है वो अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो सीधी सी बात है पेशेंट के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। इसके बाद में इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, सीधी सी बात है अगर रेस्पिरेशन पेशेंट नहीं कर पा रहा है तो उसको इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन होगा। अगर इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है तो उसको इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन होगा। तो ये क्या है, सबसे पहले मोस्ट हाई सिम्टम्स है जिनको सबसे पहले देखने की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखिए, पहले हो गया थर्ड, नेक्स्ट हो गया फोर्थ, एंड नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, टाइमली वो स्टूल पास आउट नहीं कर पा रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, तो ये भी क्या है, एक सीरियस सी प्रॉब्लम है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन से भी ज़्यादा सीरियस क्या है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस एंड टिश्यू परफ्यूजन। नेक्स्ट एंटिसिपेटेड ग्रीविंग, ये सबसे लास्ट में आती है। तो इस प्रकार से आपको हाई ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर तक आपको इनको अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, you come upon an unconscious victim with a palpable pulse. He does not appear to be breathing. You are unable to deliver the first breath. What is the next step? देखिए, एक अनकॉन्शियस पर्सन है जिसके आप मतलब पाल्पेबल पल्स, जो पल्स है वो पाल्पेट आपने की, और जो पर्सन है वो कैसा है, अनकॉन्शियस है। ही डज नॉट अपेयर टू ब्रीदिंग, वो किसी प्रकार की ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है। नेक्स्ट, यू आर कैपेबल टू डिलीवर द फर्स्ट ब्रीथ, आप कैपेबल यानी सॉरी अनेबल अनेबल टू डिलीवर द फर्स्ट ब्रीथ, यानी कि उस पर्सन को पहली बार आप ब्रीथ नहीं दे पाए, आप क्या रहे, अनेबल रहे, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप उसके बाद क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी, रिपीट द हेड टिल्ट चिन मैन्यूवर एंड अटेम्प्ट द ब्रीथ अगेन। आपने अगर पहली बार ब्रीथ नहीं दी है उस पेशेंट को, पेशेंट अनकॉन्शियस है और वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तो आपको क्या करना है, हेड जो है उसको टिल्ट मैन्यूअर के अंदर या चिन मैन्यूअर के अंदर आपको रखना है। यानी कि जिस मतलब हेड को थोड़ा सा आपको क्या करना है, जो हेड को तो आपको थोड़ा सा लोअर कर देना है, और जो चेस्ट है उसको थोड़ा सा अपर कर देना है, इस प्रकार से ना। तो इस प्रकार से जो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, हेड टिल्ट एंड चिन मैन्यूअर। तो इस मैन्यूअर के अंदर पेशेंट को लाना है और साथ में आपको क्या करना है, ब्रीथ देना है, उसको अगेन ब्रीथ देना है। एक बार आपने ब्रीथ किया, पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपको अगेन आपको ब्रीदिंग वहाँ पे देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A nurse is caring for a client who expressed active suicidal ideation. Which of the following should the nurse action? एक पेशेंट है जो एक्सप्रेस कर रहा है एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन, यानी वो मरने की इच्छा रखता है कि मेरे को सुसाइड ही करना है। अब वो उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होगी, पेशेंट कैसे भी हो सकते हैं, और वो आके वहाँ पे नर्स को बता रहे हैं। आगे देखिए नर्स वहाँ पे क्या एक्शन लेगी। अगर कोई पेशेंट आपके पास में आ रहा है और वो बोल रहा है कि मेरे को सुसाइड करना है, मेरे को सुसाइड ही करना है। हालांकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ पागल ही बनाते हैं, मेरे को सुसाइड करना, मैं वहाँ से जाऊँगा, मैं वहाँ से मरूंगा, ऐसे मरूंगा, यहाँ मरूंगा, वो करूँगा, है ना। तो वो तो क्या होते हैं, वो पागल होते हैं। लेकिन
यहाँ पे नर्स क्या करेगी दोस्तों, यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए, एंगेज पेशेंट एक्टिवली इन वार्ड एक्टिविटीज सो दैट पेशेंट डज नॉट टॉक मोर अबाउट सुसाइड। पेशेंट को एक ऐसे वार्ड के अंदर रखना है जहाँ पे उसकी देख रेख हो सके और पेशेंट को सुसाइड के बारे में ज़्यादा नहीं बोलने देना है। तो ये क्या रहेगा, नर्स का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, और ये जो क्वेश्चन है ये एम्स नॉर से 2021 में भी पूछा गया था। हालांकि वहाँ पे क्या पूछा गया था 2021 के अंदर वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, वेयर शुड यू प्लेस द AED पैड्स ऑन एन एडल्ट विक्टिम। जो AED पैड होते हैं वो एडल्ट विक्टिम के अंदर कहाँ पर प्लेस किए जाते हैं, सेम एज इट इज़, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन ए, वन अंडर द लेफ्ट आर्म पिट एंड वन हाई ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट। एक जो AED पैड है वो कहाँ पे लगाना था आपको, लेफ्ट आर्म की पिट पे, और जो दूसरा है वो हाई ऑन द राइट साइड ऑफ चेस्ट, जो राइट साइड का चेस्ट है उसके ऊपर की तरफ आपको AED पैड लगाना होता है। तो ये क्या है, इसकी लोकेशन है AED पैड लगाने की एडल्ट विक्टिम के अंदर। दोस्तों ये था अपना सेकेंड पार्ट जो कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट अपना पार्ट होगा, सॉरी, जो नेक्स्ट अपना जो पेपर होगा वो GMCH का पेपर होगा, लेकिन वो पेपर होगा 2015 का। जो भी पेपर्स है GMCH के जो पुराने वो आपको डिस्कस करवाए जाएंगे। उसके बाद में GMCH का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद DSSB, उसके बाद ESIC, यानी कि जो भी ओल्ड पेपर्स है वो आपको सबसे पहले डिस्कस करवाए जाएंगे। क्योंकि जो भी ओल्ड पेपर्स है उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। क्योंकि जो भी पेपर्स होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों आपको सभी पेपर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, जो भी आपको बताए जाते हैं उनको देखने हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन, जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करके जरूर जाना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।